नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 38 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 38 का जो पहला क्वेश्चन है कि एपीकल्चर क्या है, व्हाट इज एपीकल्चर। तो अगर बात करें एपीकल्चर की तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को, स्टडी ऑफ हनी बी जो कल्चर होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन ये जो आपके टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्शन में है रेशम कीट पालन। तो अगर बात करें जो आपका रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो अगर बात करें रेशम कीट पालन के अध्ययन को, अगले बार ये भी क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आ सकता है, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि जो सेरीकल्चर होता है वो किसके अध्ययन को बोलते हैं। तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर बोलते हैं, और मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ हनी बी जो है, उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो या मछलियों का जो व्यापारिक उत्पादन है उसको क्या कहा जाता है। तो जो मत्स्य पालन होता है, जो फिश फार्मिंग होती है, इसको हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे पीसी कल्चर। याद रखना क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आते हैं, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर और आपका एपी कल्चर, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं या हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो 78761 किसी भी स्ट्रीम के 45409 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा सीधा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। सीधा क्वेश्चन आता है कि फलों का जो स्टडी ऑफ फ्रूट्स, तो क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी बोला जाता है। अच्छा, भूकंप का अध्ययन, भूकंप की जो स्टडी होती है, अर्थक्वेक की जब स्टडी करते हैं, भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो अंगूर की जो खेती है उसके अध्ययन को बोला जाता है वीटी कल्चर। क्या बोला जाता है, वीटी कल्चर। तो अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या बोलेंगे, वीटी कल्चर बोलेंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बहुत दफ़ा परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है कि शैवालों का अध्ययन। तो शैवालों के अध्ययन को क्या बोलेंगे। तो शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी आपको ज़रूर याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। एक लास्ट और कराता हूँ, और लास्ट है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन। जो नर्वस सिस्टम का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। आपने देखा होगा जो आपकी दिमाग का डॉक्टर है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो मिट्टी के अध्ययन को बोलेंगे पेडोलॉजी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, पेडोलॉजी। कोई सा क्वेश्चन भी आपको टेट परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको ये आता है वो नहीं आता। क्वेश्चन जैसा मर्जी पूछा जाए, आपको तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि टेट परीक्षा आपसे जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएसटी में हमेशा सोशल साइंस में पूछे जाते हैं कि ज्वार भाटा क्यों आता है। तो अगर बात करें भाई ज्वार भाटे की, तो ज्वार भाटा जो है, तो याद रखना पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ जो होती है उसके कारण क्या आता है, आपका ज्वार भाटा आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक होता है ज्वार, एक होता है भाटा, दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। तो ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। तो ज्वार जो होता है वो होता है जब समुद्र का पानी ना अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचकर एक समुद्र का जो तट का बड़ा हिस्सा डुबो देता है, उसको ज्वार कहते हैं। और जब पानी अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे हट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार का मतलब यहाँ पे अलग है और भाटा का अलग है। ज्वार, जब ज्वार आ रहा है तो ज्वार के समय क्या होता है, समुद्र का पानी अपने हाइट में जब चला जाता है तो जब तट के पास पहुंच जाता है तो उसको डुबो देता है। लेकिन जो भाटा होता है, इव जो होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि जब पानी अपने न्यूनतम स्तर तक कम हो जाता है तो बहुत तट से जो पीछे हट जाता है, तो इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण जो है वो क्या होता है, जो घूर्णन गति होती है उसके कारण जो है वो क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है।
हाँ, लीजिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो अगर बात करें बेकिंग सोडे की, तो बेकिंग सोडे का जो केमिकल फार्मूला है वो है NaHCO3। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। NaHCO3 ये किसका फार्मूला है, आपके धोने के सोडे का है, खाने के सोडे का है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो ये है NaHCO3। अच्छा, फार्मूले आपके साइंस भी जो है वो आपके JBT टेट, आपका किसी भी जो बेसिक क्वेश्चन है साइंस के भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, आपके खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार ये पूछता है कि आप ये बताइए कि जो आपका लाफिंग गैस है जिसका नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, तो लाफिंग गैस आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका फार्मूला क्या है। तो ये टेट परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। तो उसका फार्मूला है N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, N2O। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, सीधा सीधा आपसे मीथेन का फार्मूला पूछा जाता है जिसको बोलते हैं मार्श गैस। तो मीथेन का फार्मूला है CH4। कौन सा है, CH4। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, बेंजीन का पूछा गया था कि बेंजीन का फार्मूला क्या है। तो अगर बेंजीन की बात करें, बेंजीन ही केमिकल नाम है इसका। तो बेंजीन का है C6H6। तो C6H6 ये किसका है, ये बेंजीन का है। बहुत बार जिप्सम का फार्मूला यहाँ पे पूछा जाता है। तो जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 पॉइंट आपका 2S2O। तो जिप्सम का है CaSO4 पॉइंट आपका 2S2O, ये जिप्सम का फार्मूला है। और उसी प्रकार एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो है CaSO4 1/2 H2O। तो ये आपको दोनों याद रखना है, दोनों सेम है, बस प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 आएगा और आपका जो जिप्सम है उसमें क्या आएगा, सिर्फ CaSO4 2H2O आएगा। तो दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को डिटेल से याद रखें। ये क्वेश्चन कभी भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो सीधे सीधे आपके बहुत सारे नंबर यहाँ से जाने वाले हैं। तो मार्श गैस का फॉर्मूला हमने याद किया। अच्छा, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो मुझे लग रहा है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का आपको जरूर याद रखना है, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और इसको कैल्जी ऑक्सो क्लोराइड भी कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी सारे साइंस के क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है। जो हम मानव होते हैं, हमें जो ध्वनि की जो श्रव्यता होती है, रेंज होती है सुनने की, वो कितनी होती है। तो अगर मानव की बात करें तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। याद रखना है कि हम कितना सुन सकते हैं, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है आवृत्ति हमारे कान की होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए, ध्वनि के आधार पर जो आवर्ती परिसर होते हैं वो 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। एक होती है श्रव्य तरंगे, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है, मतलब कि इसको बोला जाता है आपका श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स कहा जाता है। एक होती है जो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है। तो वो कौन सी होती है, तो जो आपकी जिसमें क्या होगा, इसमें तो हम सुन सकते हैं, लेकिन जो आपकी नॉर्मल आपकी कितनी होगी, बहुत कम होगी। जैसे कि उसको कहते हैं आपका अपश्रव्य तरंगे, मतलब कि अपश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव वो होती है जहाँ जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, और ये तरंगे हमको नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो ये ऐसी तरंगे जो मानव को नहीं सुनाई जा सकती, तो वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो वो होती है आपकी अपश्रव्य तरंगे। इस बात को आपने याद रखना है। और तीसरा होता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है ना। हम तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, हम तो ऑडिबल वेव जिसको श्रव्य तरंगे कह सकते हैं, जो कि मानव सुन सकता है। लेकिन जो 20,000 से ज़्यादा होगी, प्लस होगी, उनको कौन सुन सकता है, तो उनको जैसे कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, लेकिन जो हम लोग हैं मानव, वो नहीं इसको सुन सकते। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक होता है सोनार।
सोनार क्या होता है? सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन रैग। ये एक ऐसी विधि होती है जिससे हम समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता हम कैसे लगाते हैं? तो आपको याद रखना है, सोनार के द्वारा हम समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का क्या है, पता लगाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? अगर बात करें पहले व्यक्ति की जो चांद पर गया था, तो पहला व्यक्ति 1969 में चांद पर गया था। लेकिन आप एग्जैक्ट बताइए कि एग्जैक्ट कब गया था? तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे आप एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें, वैसे तो ये एग्जैक्ट आप 20 जुलाई 1969 है। और ये सबसे पहले जो गए थे वो अमेरिका से गए थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चांद पे सबसे पहले कौन गया था? तो याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद में गए थे 20 जुलाई 1969 को। ये इनका आज जो है वो चंद्रमा पे उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा, भारत से चांद पे तो नहीं गया कोई, लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत से अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष पे गए थे राकेश शर्मा। सबसे पहले राकेश शर्मा की बात करें तो राकेश शर्मा जो है वो 1984 में पहले भारतीय थे जो कि आपके अंतरिक्ष में गए थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, 3 चंद्रयान भारत वालों ने छोड़े और इनको भूलना नहीं है, परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है। परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों कब कब छोड़े? तो पहला छोड़ा आपका 22 अक्टूबर 2008, और चंद्रयान 2 जो छोड़ा वो छोड़ा 22 जुलाई 2019, और चंद्रयान 3 छोड़ा 14 जुलाई 2023। तो तीनों चंद्रयान आपको याद रखने हैं। एक चंद्रयान छोड़ा 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 छोड़ा 22 जुलाई 2019, और चंद्रयान 3 छोड़ा 14 जुलाई 2023। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, और तीनों में सक्सेस हुआ वो तीसरा चंद्रयान हुआ। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कब की गई थी? तो याद रखना 1897 ईस्वी में की गई थी। देखिए, अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनके गुरु थे आपके रामकृष्ण परमहंस, इसीलिए इन्होंने इस मिशन की भी स्थापना करी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अगर बात करें आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना जो की वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। बहुत दफ़ा सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो प्रार्थना समाज है, कौन सा समाज है आपका? प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आपका जो की थी वो की थी एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे, और एम.जी. रनाडे के साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो एम.जी. रनाडे के साथ आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे के द्वारा क्या की गई थी? आपकी प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अच्छा, आपका सत्य शोधक समाज, अगर बात करें सत्य शोधक समाज की, तो इसकी जो स्थापना है वो की थी ज्योतिबा फुले। किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में की। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, आपका बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। सर, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने एस्टाब्लिश किया? तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अच्छा, अगले बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपका ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो आपका ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो की थी 1828 में। किसने? राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ब्रह्मा समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। क्वेश्चन आता है कि आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की किसने की? तो आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वो भी आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की जाती है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839
1948 में देवेंद्र नाथ टैगोर, किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, अगर बात करें परमहंस मंडली की तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1848 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेशनल कांग्रेस, ये नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, एग्जैक्ट बोलूँ तो 28 दिसंबर 1885। सर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में। कहाँ पे हुई थी? बम्बई। आपको ज़रूर याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अच्छा, जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो पहले अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाया जाता है और इसकी पहली जो बैठक होती है वो कहाँ पे होती है? इसी बम्बई में जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन ना आए तो फिर आपको पेपर ही पास नहीं होगा। तो ऐसे आसान क्वेश्चन याद रखना है। तो बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम भी आपको जरूर याद रखना है, ये भी बेहतरीन नाम है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष है जॉर्ज यूल। फिर आपसे सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षा में ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। मैं आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला, मैं माफ़ी चाहूँगा, पहली भारतीय महिला है सरोजनी नायडू। अगर पहली महिला कांग्रेस की पूछिए तो एनी बेसेंट है, लेकिन सरोजनी नायडू कैसी है? ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। तो सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। और अगर बात करें एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट भारत की कैसी है? तो भारत की जो है वो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। लेकिन अगर पहली महिला भारतीय पूछा है तो आपका क्या आने वाला है? तो आपका आने वाला है आपका सरोजनी नायडू। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखे जानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया। डैश रवि की फसल है। अच्छा, डैश रवि की फसल है मतलब कौन सी रवि की फसल है? तो यहाँ पे जो आपका गेहूँ है, गेहूँ क्या है? एक रवि की फसल है। अगर बात करें रवि की फसल की तो गेहूँ हो गया, गेहूँ के अलावा आपका जौ हो गया, जौ के अलावा आपका चना हो गया, आपका मटर हो गया, आपका सरसों हो गया, सरसों के अलावा आपका अलसी हो गया। तो ये आपको याद रखना है, अलसी, मटर, चना, सरसों, आलू, आलू नहीं अलसी, मसूर होगा। अच्छा, जो आपका ये होता है रबी की जो फसल होती है, इनकी बुआई कब होती है? तो रबी की फसल की बुआई जो होती है वो होती है आपकी अभी अक्टूबर से दिसंबर में। अक्टूबर दिसंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। रबी की फसल में एक बार पुनः सुन लो, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी और मसूर। और कटाई होती है इनकी अप्रैल और मार्च में, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। और अगर बात करें खरीफ की तो खरीफ में आता है आपका चावल, सोयाबीन, मेज, मक्का आप इसको बोलते हो, आपका बाजरा हो गया, आपका कपास हो गया, आपका मूंगफली हो गया, आपका अरहर हो गया। ये सारी की सारी मूंगफली, कपास, चावल, सोयाबीन, मक्का, ये सारी की सारी कैसी फसल है? खरीफ की है। इसकी बुआई होती है आमतौर में जून में और कटाई जो हो जाती है वो सितंबर अक्टूबर में, मतलब आजकल इसकी कटाई हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल।